अस्सलामुअलैकुम। आज के प्रोग्राम हैशटैग सियासत की मेज़बान फरवा वहीद की खराबी सेहत की वजह से वो नहीं आ सकी हैं और उनकी जगह इस प्रोग्राम की मेज़बानी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। मैं हूँ हिब्सा इम्तियाज। आगाज में नाज़रीन बात करें कि एक जानिब सियासी गहमा गहमी बढ़ रही है तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम से मुताल्लिक फैसले ने सियासी जमातों के लीडरान के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। गोया मैदान में उतरने वाले खिलाड़ियों पर चाबुक भी ली गई है। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराने का इंदिया भी देकर इलेक्शन का तबल बजा दिया है। गोया मैदान में सियासत सजने लगी है और सियासी जमातें अपने प्यादे और घोड़े मैदान में उतार रहे हैं। इंतखाबी मुहिम और स्ट्रेटजी तरतीब दी जा रही है। कहीं लंदन तो कहीं लाड़काना में इजलास हो रहे हैं। सीट एडजस्टमेंट के फॉर्मूले बनाए जा रहे हैं। नई सियासी जमातें और नए गठजोड़ भी जन्म ले रहे हैं। अब बस देर है तो एक सियासी जमात के कायद की लंदन से वापस पाकिस्तान एंट्री की और दूसरे सियासी रहनुमा की जेल से रिहाई की, जिसके बाद इलेक्शन मुहिम में तेजी आ जाएगी। पहले मुस्लिम लीग नून लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड करती थी, अब मिट्टी पाव फॉर्मूले की बजाय कुछ किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का तकाजा कर रही है, जिससे महसूस होता है कि नून लीग एहतसाब का बयानिया लेकर इंतखाबी मैदान में उतरना चाहती है, जबकि पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है और बिलावल भुट्टो नून लीग के खिलाफ मुमकिना बयानिया तरतीब देने की तगोदो में मसरूफ है। पीटीआई अपने वजूद और अपने चेयरमैन की रिहाई के लिए मुतहरिक है, जबकि मौलाना फजल रहमान की JUIF जो कल तक इलेक्शन का मुतालबे से पीछे नहीं हटती थी, अब तेल देखो और तेल की धार देखो के फॉर्मूले पर अमल पैरा है। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात की बात तो की है, मगर जमीनी हकाइक और मारूजी हालात दिली दूर अस्त की दास्तान सुना रहे हैं। इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं, इसी पर बात करेंगे। आज के मेहमानों का मैं तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ सेनेटर कामरान मुर्तजा JUIF से मौजूद है और इसके साथ साथ सेनेटर बहरामंद तंगी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। वेलकम सर आप सबको इस प्रोग्राम में। सबसे पहले बहरामंद तंगी साहब की जानिब आऊंगी। सर, इलेक्शन होने जा रहे हैं, आखिरी हफ्ते का कहा गया है, कितनी तैयार है पीपल्स पार्टी, क्या खदशात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार होती है और आपको याद है कि जब अप्रैल में मई में इलेक्शन की बातें हो रही थी खैबर पुख्तनख्वा की और पंजाब की, तो भी उसी वक्त आप रिकॉर्ड निकाल के देख ली कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये स्टेटमेंट है कि हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार है और कल भी रहेंगे। और पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स को टिकट भी देते हैं। अभी आप देख रहे हैं रोज़ाना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चारों सूबों में मतलब कि जो बोर्ड है, पार्लिमानी बोर्ड्स, वो तश्कील दी हैं और वो इंटरव्यू भी करेंगे और फिर लास्ट जो कैंडिडेट का लिस्ट है वो प्रोवाइड करेंगे मरकजी पार्लिमानी बोर्ड को, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब फैसला करेंगे आखिरी कैंडिडेट्स की। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल तैयार है इलेक्शन के लिए। और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार कह रहे कि इलेक्शन का तो जो हफ्ता है लास्ट वीक आप जनवरी अनाउंस किया है, लेकिन डेट भी अनाउंस करे और 90 डेज का मुतालबा भी हम कर रहे हैं, डेट की भी मुतालबा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल तैयार है और डायरेक्टिव्स दिए हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तमाम पोजीशन होल्डर्स को, तमाम ओहदेदारों को, प्रोविंशियल कैबिनेट्स को, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को कि आप जाएं अवाम के अंदर और अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू करें। तो पीपल्स पार्टी ने अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू किया है। लेकिन पीपल्स पार्टी इस चीज पे बड़ी डटी हुई थी कि 90 दिन में इलेक्शन होनी चाहिए। अब 90 दिन में तो नहीं हो रहे हैं, जनवरी के आखिरी हफ्ते तक बात चली गई है। इस हवाले से क्यों नहीं कुछ कहा जा रहा? देखिए, पीपल्स पार्टी हमेशा टकराव की सियासत नहीं चाहती हैं, इदारों पे चढ़ाई नहीं चाहते हैं, इदारों के सरबराहान को गाली नहीं देना चाहते, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
आईन और दस्तूर को सामने रखकर मुतालबा ज़रूर करते हैं। पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया था कि 90 डेज में इलेक्शन हो, जो इलेक्टेड बॉडी सामने आ जाए और फिर पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी खतरात जो है, जो दहशतगर्दी ने सर उठाया है, इंस्टीट्यूशन की मजबूती के लिए अपना रोल शुरू करे। बहरहाल अभी इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना, मतलब तो इलेक्शन कमीशन जो मुफाहमत कॉम्प्रोमाइज का जो रास्ता है वो अपना लिया है। देखिए, फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री, फॉर द सेक ऑफ इंस्टीट्यूशन, फॉर द सेक ऑफ मौजूदा हालात को देखकर अगर हम दूसरे लीडरों की तरह इलेक्शन कमिश्नर को गाली देना शुरू करें, उनको बुरा भला कहे, उस पर चढ़ाई करे, दो इदारों की टकराव शुरू करे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस वक्त जो हालात है पाकिस्तान की, ये इस मुकाबिल नहीं है कि हम ऐसे हालात पैदा करें। बल्कि अभी हमने अपना इलेक्शन तैयारी शुरू की और पार्लिमानी बोर्ड्स बन के इंशाल्लाह कैंडिडेट्स को फाइनल करेंगे और इलेक्शन में अच्छा रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून से माइजा हमीद साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम मैम। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, लंदन में शहबाज शरीफ की जानिब से गुफ्तगू की गई अब से कुछ देर पहले और उन्होंने कहा कि भाई कयासाराइयां जो हैं वो दम तोड़ गई हैं, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ आ रहे हैं वापस। आप क्या कहेंगी, क्या स्ट्रेटेजी ला रहे हैं, क्या तैयारियां हैं उनकी वापसी के हवाले से सबसे पहले क्लियर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। बिल्कुल जो कह रहे थे और जो क्यासराइयाँ कर रहे थे और जो लोग कह रहे थे बार बार कि मियाँ साहब जो हैं नहीं आने वाले, या जिनकी ख्वाहिश थी कि मियाँ साहब ना आए, वो सब जो है वो अपनी मौत खुद ही मर चुकी हैं। क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने भी पहले दिन जाते ही ये कंफर्म कर दिया था कि 21 अक्टूबर को मियाँ साहब आ रहे हैं इंशाल्लाह। और शहबाज शरीफ साहब ने भी बारहा कहा है कि 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह फाइनली जो है मियाँ साहब 4 साल बाद आ रहे हैं। और हर उम्मीदवार, हर टिकट होल्डर, हर जो है PMLN का वर्कर जो है वो ताज़ा दम हुआ है, खुश है, वो अपने हलकों में काम कर रहा है, वो चाह रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साथ जो हैं वो आएँ। तो बड़ा जोशो खरोश पाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में। आज़ाद कश्मीर में देख लें, पंजाब में देख लें, साउथ पंजाब में देख लें, सारे जो हैं अपने हलकों में बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं मियाँ साहब के आने की और उनको वेलकम करने की। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जैसा आपने कहा कि तैयारियां और कारकुनान खुश भी हैं, लेकिन अभी एक महीना अभी बाकी है और अभी भी कहीं ना कहीं ये बात जो है वो ज़ेरे गर्दिश है कि शायद वापसी जो है वो डिले हो सकती है। कुछ फैक्टर्स इस तरह के हैं जो कि उनकी वापसी में रुकावट बन सकते हैं। नैब की तरमीम आप देख सकते हैं वो वापस हुआ, एक नोटिस भी चला गया है और अगर ऐसा हुआ तो नवाज शरीफ जो है वो इसके ज़ेरे असर आ सकते हैं। तो अगर कुछ फैक्टर्स आपको लगता है अभी भी मौजूद हैं, हायल हो सकते हैं, अभी भी ये बातें हैं कि ये वापसी डिले हो सकती है, एक दिन के अंदर अंदर शहबाज शरीफ 48 घंटों में वापस चले गए। फरवा ख्वाहिशात तो बहुत लोगों की हैं कि मियाँ साहब ना आए और वो ख्वाहिशात बार बार इस तरह वो दम तोड़ चुकी हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो टूटी जा रही हैं। और अब 25 या 27 डेज रह गए हैं मियाँ साहब के आने में और जोशो खरोश पाया जा रहा है। PMLN मियाँ साहब ने जो आपने कहा कि लीगैलिटीज हैं या कानूनी जो नुक्ते हैं वो सारे जो हैं वो देख चुके हैं। पार्टी के जो लीडरान हैं वो बैठ के डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ भी लंदन में भी मियाँ साहब ने मियाँ शहबाज साहब को बुलाया तो वो फौरन चले गए जिस तरह वो पहले करते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं था कि जो है ये जो क्यासराइयाँ की जा रही थी कि शायद मियाँ साहब नहीं आने वाले इसलिए शहबाज साहब वहाँ गए हैं। तो ये सब कुछ जो है अपनी मौत मर चुका है। इसलिए मैं समझती हूँ कि अब तो फुल एंड फाइनल जो है वो मतलब आप कहना चाहती हैं कि नवाज शरीफ साहब को कबूलियत मिल गई है। मियाँ साहब ने अपनी कबूलियत खुद हासिल की है। वो किसी से डरते नहीं हैं और वो खुद आ रहे हैं और वो ना किसी आप कह लें किसी को कोई जो भी इनके दुश्मन हैं या जो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या अफवाहें फैला रहे हैं उन सबको जो है एक मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा जब इंशाल्लाह मियाँ साहब आएंगे। और अभी भी करना चाहिए क्योंकि ये सारी खबरें जो हैं वो झूठ निकली हैं। जो बड़े बड़े टॉक शोज पे आके बैठ के बातें करते थे कि मियाँ साहब को ये कर लेंगे वो कर लेंगे,
तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मियां साहब इस्तीफा आएंगे इंशाल्लाह और तो फिर वापस आके तैयारियां की गई हैं अवामी क़ुव्वत के साथ इंशाल्लाह वजीर आजम भी बनेंगे। बिल्कुल, आपने बताया वजीर आजम भी बनेंगे। नून लीग के तमाम कारकुनान रहनुमा पुरुम्मीद हैं, वापस आएंगे। तैयारी क्या है? जाती उम्रा जाएंगे, जेल जाएंगे? इंशाल्लाह मियां साहब जो है वो अवाम में आएंगे। अवाम का समुंदर और अवाम का जो है अवाम के नुमाइंदे और सब जो है अवाम लोग जो है मियां साहब को वेलकम करने आ रहे हैं और वो ये वेलकम जो है एक तारीखी वेलकम होगा। ऐसा वेलकम किसी भी लीडर का अभी तक नहीं हुआ जितना बड़ा वेलकम वो उनका होगा और यही चीज जो है बहुत से लोगों को मारी जा रही है। वेलकम तो तारीखी होगा। तैयारियों के हवाले से बिल्कुल बता रही हैं, केसेस जो हैं वो उसी तरह से भुगती जाएंगी? नहीं, मैं समझती हूँ कि केसेस का जो है वो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है कि वो केसेस कौन से हैं और कब भुगते जाएंगे। अभी तो फिलहाल मियां साहब के वेलकम की तैयारियां हो रही हैं और मियां साहब आएंगे और अपनी लोगों में आके जो है वो बातचीत भी करेंगे, धुआंधार तकरीरें भी होंगी और इलेक्शन कैंपेन जो है इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, और जैसे आप कह रही हैं कि तैयारियां की जाएंगी, तो उनके आने से पहले से ही इतना जोशो खरोश है। हर हलके में अगर आप जाएं अपना कैमरा लेके तो बड़े बड़े जलसे किए जा रहे हैं और इतने अच्छे नारे मारे जा रहे हैं, इतनी अच्छी जो है वो गाने लगे हुए हैं। तो मैं समझती हूँ कि बड़ा जश्न का माहौल है PMLN के सर्कल्स में। बिल्कुल, कामयाब कितना कर पाएंगे जलसा, कितना इस्तकबाल जो है वो कितने अच्छे से कर पाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। कामरान मुर्तजा साहब JUIF से मौजूद हैं। कामरान साहब, कहिएगा, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन जो है उनका इंदिया दिया गया है और JUIF 90 दिनों का कहती थी, अब 90 दिनों से आगे चले गए हैं और JUIF का यही मुतालबा था कि 90 दिन में होने चाहिए। पहले वेलकम भी किया गया और साथ साथ मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की जानिब से एक इंदिया भी दिया गया कि सर्दियां गुजार कर अगर कर लें, कोई गुंजाइश निकल जाए। नहीं, आप उसको गलत इंटरप्रेट कर रही हैं। हैदरी साहब की तरफ से ये इंदिया नहीं दिया गया कि सर्दियां गुजार लें, बल्कि ये कहा गया कि इसको सर्दियों से पहले कर लें। तो ये गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, ये इस तरह की बात है। आपने इंट्रो में भी इस तरह से बात की कि JUI ये देख रही है कि तेल देखो, तेल की धार देखो, ना हम तेल देख रहे हैं ना तेल की धार देख रहे हैं। हमारी कैंपेन जो है बहुत पहले शुरू हो गई थी। जिस दिन जो है बाजोड़ में धमाका हम पे किया गया, 84 लोग शहीद किए गए, 200 लोग जख्मी किए गए, यानी 300 की कैजुअलिटी थी। उस वक्त भी हम कैंपेन में थे। जिस वक्त हाफिज हमदुल्ला पे धमाका किया गया उस दिन भी हम कैंपेन पे थे। तो जो है वो हमारे कता कराने के लिए माजरत कामरान साहब, लेकिन आप अभी भी इस मुतालबे पे मतलब डटे हुए हैं सर्दियों से पहले, तो फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, नवंबर में इलेक्शन करवाएं। उस हवाले से फिर अगर इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया तो हमने देखा नहीं कि JUIF की जानिब से कोई इस पर कोई अपील की गई हो, कोई दरखास्त दी गई हो। इस पे अपील नहीं होती, इस पे पिटीशन फाइल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट बार का मैं एक मेंबर हूँ और इसमें इलेक्शन कमीशन के साथ जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें बड़ी सख्ती के साथ, बड़ी तकरार के साथ हमने यही मौक़िफ़ रखा कि इलेक्शन आपने 90 दिन के अंदर कराने हैं और यही दस्तूर कहता है। अब जो इलेक्शन कमीशन जो उसमें तारीख तो अभी भी नहीं दी है उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि 15 से लेके 25 या 10 से लेके 25 जनवरी के दरमियान की कोई जो है ना वो टाइम हो सकता है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है ये दस्तूर से बाहर जा रहा है। दस्तूर में सख्ती के साथ 90 दिन की बात है और ये जिस बहाने से जाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन जो है जिस बहाने से उसको 90 दिन से आगे ले जा रहा है वो दस्तूर उसको रिकग्नाइज नहीं करता। दस्तूर की मंशा ये है कि जो मुल्क को चलाना है वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए चलाना है, ना कि निगरानों के जरिए चलाना है। आपको क्या लगता है कामरान साहब, क्यों इलेक्शन कमीशन ऐसे कर रहा है? क्या उसका क्या मफाद हो सकता है? इलेक्शन कमीशन जो है वो शायद मिसकंसेप्शन है उनके पार्ट पे और वो ये समझ रहे हैं कि हम जब मर्जी तारीख दे दें और वो इस बात को भी गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। आर्टिकल 51 का तो मरला ही नहीं आया था। वो सेक्शन 17 को जो है
वो 48(5) पे जो है वो फौकियत दे रहे हैं। सेक्शन 17 है वो इलेक्शंस एक्ट की है, जबकि दस्तूर जो है वो कोई और बात करता है। ये दस्तूर पे फौकियत तो किसी सूरत में नहीं ली जा सकती। तो इस तरह से डिले करना इलेक्शन मेरा ख्याल है गलत है, और ये गलत प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन कमीशन ने सेट किया है इस तरह। ठीक है सर, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन का जब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या इंटरेस्ट हो सकता है? क्यों डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाई जा रही है? इलेक्शन कमीशन क्यों ऐसे कर रहा है? ये तो फिर आप इलेक्शन कमीशन से पूछिए। मैं आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? मैं तो उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मुझे तो ये लगता है कि किसी सर स्पोक्स पर्सन नहीं, मैं आपकी राय पूछ रही हूँ। जो इलेक्शन कमीशन जो फैसले कर रहा है, जिस तरह से कर रहा है, आपकी क्या राय है? मुझे तो लगता है किसी दबाव का नतीजा भी हो सकता है कि आप जो है इलेक्शन को जो है वो थोड़ा सा डिले कर लें। ये अगर दबाव है तो फिर ये बहुत बुरी बात है। ये जो कुछ हो रहा है वो दस्तूर से आगे जाके हो रहा है, और दस्तूर से जो चीजें आगे जाके होती हैं उसके नताइज बुरे होते हैं। ठीक है, बहरमन तंगी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। कहिएगा, बिलावल भुट्टो की जानिब से हमने देखा बड़े बयान दिए गए और नाराज भी नजर आए। कहा जा रहा था लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और आसिफ अली जरदारी की जानिब से भी ये कहा गया उन्होंने कि मेरे हाथ खोल दें आसिफ जरदारी साहब, और मैं उनके घर के हवाले तक फैसलों में उनका पाबंद हूं। तो क्यों हाथ बांधे हुए हैं, क्या खदशा है? देखिए, इस बयान के बाद फिर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी स्टेटमेंट को ख़ुद क्लियर किया है, और उस पर मज़ीद मेरे ख़्याल में अगर हम टॉक शोज़ में बात करते हैं तो ये मुनासिब नहीं है, इसलिए कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो डिमांड किया था वो भी कानूनी आइन और कानून के दायरे में रहते हुए कि 90 डेज़ में इलेक्शन हो। और आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बात की थी उसने भी ये बात की है कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, और माशी लिहाज से पाकिस्तान कमज़ोर है, मईशत को भी मजबूत करना और मौजूदा जो पार्लिमानी जो निगरान सेटअप है उनके साथ तावन करना, ये भी उसने बातें की। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात को अगर आप देखते हैं तो वो भी आइन और दस्तूर के मुताबिक बात की है। और अगर जरदारी साहब ने बात की उसने स्पेसिफाई किया, जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब एक ही पेज पर हैं, क्योंकि खुर्शीद शाह ने भी ये बयान दिया कि अगर बिलावल के हाथ खोल दिए तो जो 80 की दहाई में हम वापस चले जाएंगे। तो क्या ये दोनों एक पेज पर ही है? देखिए मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर मैनिफेस्टो प्रोग्राम, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो या बहरमन तंगी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मंशूर मैनिफेस्टो प्रोग्राम को हम सामने ले जाते हैं और आवाम से वोट मांगते हैं। हमारी पसंद नापसंद, आपकी पसंद मेरी पसंद नहीं है। पीपल्स पार्टी एक खुली किताब है और उस किताब को हम सामने रख के आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा वोट पे यकीन रखी है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इदारों के फैसलों का एहतराम दिया है। मेरे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जुडिशरी मर्डर को भी हमने बर्दाश्त किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब के और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक पिच पे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर मैनिफेस्टो और प्रोग्राम गरीब आवाम के लिए है, इस मुल्क के लिए है, मुल्क के इदारों के लिए और इस मुल्क में मजबूत जमहूरियत के लिए है। तो हम ना आगे पीछे जा सकते हैं और ना इस तरफ उस तरफ जा सकते हैं। चाहे वो मेरे चेयरमैन हो, उसका भी फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में सामने रख के बात करते हैं, और जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो फैसला आता है उस पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अमल करते हैं और आसिफ अली जरदारी साहब भी अमल करते हैं। तो मेरे ख्याल में यहां पर बाप बेटे की हम जो बात करते हैं ये मुनासिब नहीं है, इसलिए कि हम एक पिच पे हैं, एक पिच पे थे और इंशाल्लाह एक पिच पे हम आवाम के सामने जाएंगे आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह। बहरमन तंगी साहब, कहिएगा कि ऐसा क्यों है, क्या लगता है दस्तूर पार्टी को इतना कॉर्नर पे किया जा रहा है? चाहे अगर आप सेनेट इजलास के हवाले से देख लें, उसमें भी जैसे कि 26 दस्तखत जो थे उसमें से 5 अफराद ने दस्तखत वापस ले लिए। फिर अगर इत्तेहाद की बात की जाए, गठजोड़ की बात की जाए, तो उसमें भी बाकी पार्टीज का इत्तेहाद है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं किया जा रहा। क्यों इस तरह की ज्यादती की जा रही है? नहीं, आप देखिए, आपने दूसरी तरफ बात ले ली। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज से 4 महीने पहले कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने शान पे इलेक्शन लड़ेंगे,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, अपने मंशूर मैनिफेस्टो पे आवाम के पास जाएंगे और आवाम से वोट मांगेंगे। तो ये तो क्लियर बात है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज से 4 महीने पहले ये स्टेटमेंट निकाल ली। जहां तक सेनेट में कुछ ऑनरेबल कोलीग्स ने अपने साइन वापस लिए हैं, तो ये इत्तेहाद की बात नहीं होती है। ये कुछ रिजोल्यूशन, कुछ मोशन, कुछ ऐसे मोशन या ऐसे रिजोल्यूशन आते हैं या रिक्वेजिशन आते हैं कि साथी उससे मुत्तफिक नहीं होते हैं। अगर वो मुत्तफिक नहीं होते तो उनको हक है को अपना सिग्नेचर वापस ले ले, या उसका पार्लिमानी लीडर अपने सेनेटर को कहे कि आपने इजाजत के बगैर साइन किए, ये विथड्रॉ कर ले। तो ये इत्तेहाद नहीं है। ये अगर मैं रिक्वेजिशन जमा करता हूं और आप मेरे उस रिक्वेजिशन उन पॉइंट से मुत्तफिक नहीं है, तो ये है राइट टू विथड्रॉ द सिग्नेचर। लेकिन अच्छी बात, अच्छा मैसेज ये नहीं है। अगर सेनेटर साइन करते हैं और वो पार्लिमानी लीडर से कहते हैं और वो पार्लिमानी लीडर के इजाजत से अगर वो साइन होते हैं, तो ये नेक शुगुन होता है हाउस के लिए। लेकिन अगर विदाउट द अप्रूवल, विदाउट द परमिशन ऑफ द पार्लिमानी लीडर अगर वो साइन करते और फिर विड्रॉ करते, तो ये मैसेज अच्छा नहीं है। मैं एज ए पार्लियामेंटेरियन ये समझता हूं कि ऐसी चीजों पे हाउस इसलिए कि ऐवान बाला है और ऐवान बाला की इज्जत और एहतराम हम सब पे फर्ज है। कंसर्न्स क्या हैं, क्यों उन्होंने अपने दस्तखत वापस लिए, पीपल्स पार्टी को क्यों नाकामी का सामना रहा, इस पर भी बात करेंगे। और नून लीग नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, क्या बयानिया लेकर आ रहे हैं, उनका बयानिया कबूल होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। माइजा हमीद साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूंगी। कहिएगा, जो मुस्लिम लीग नून का और नवाज शरीफ का जो बयानिया था, हमने देखा कि उसके हवाले से काफी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। क्या वो बयानिया, जैसे वो नाम लेकर तनकीद की गई, क्या वो बयानिया अब कबूल होगा? बयानिया वही है कि वोट को इज्जत दो, और ये बयानिया हमारा पहले भी था, अब भी है हमारा बयानिया। तो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात तो नहीं है। जमहूरियत को तकवीयत देना या वोट को इज्जत देना जो है, वो किसी भी जमहूरी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या जो लीडर है उसका नारा होना चाहिए। PMLN का भी यही नारा है। मरियम साहिबा की जानिब से ये एक गुफ्तगू की गई जिसमें उन्होंने कहा कि जो साजिशी हैं अब उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा जब हम इख्तिदार में आएंगे। इससे पहले जब जनरल मुशर्रफ का एहतसाब करना चाहा तो वो नहीं किया जा सका, क्या अब कर पाएगी नून लीग? देखिए, मैं पर्सनली समझती हूँ कि मियाँ साहब को कुछ जब भी सुना उन्होंने यही कहा कि मैंने कभी भी किसी को जो है इंतकाम का निशाना नहीं बनाऊंगा, मैं नहीं बनाऊंगा। अल्लाह की तरफ से खुद ही जो है उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और आपने देखा है कि जो भी लोग मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ थे और उनके खिलाफ बातें करते थे, उनको किस किस्म की शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा है और वो अपना मुंह छुपाते फिरते हैं। तो ये तो एक फैक्ट है कि 4 साल के छोटे से अरसे में ही ऐसे सारे लोग जिन्होंने साजिशें की, जिन्होंने सहूलतकार बने इमरान खान साहब की हुकूमत के और मियाँ साहब को हटाने के लिए, तो वो उन सबको जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है शर्मिंदगी का उठानी पड़ी। अब आप देख लें, किसी की ऑडियो लीक आ रही है, किसी ने करप्शन चार्जेस में जेल में गया हुआ है, या किसी ने इंतशार में अपने आप को नुकसान पहुंचाया हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि मियाँ साहब ने एक स्टेटमेंट बोली थी नायब कोर्ट में, उन्होंने ये कहा था कि मेरे लिए जो है मेरा अल्लाह ही जो है इंशाल्लाह मेरा वो लेगा, मतलब फैसला करेगा। तो मैं ये समझती हूँ कि ये चीज जो है जैसे आप कह रही हैं, लेकिन अब जिस तरह की बयानात हम देख रहे हैं, अब ये लग रहा है कि मिट्टी पाओ जो फॉर्मूला है उससे काम नहीं चलेगा। और यही हम बयान देख रहे हैं कि अब एहतसाब किया जाएगा, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। क्या ये बयान अब अफोर्डेबल होगा नून लीग के लिए? देखिए, हमारा बयानिया यही है कि वोट को इज्जत देनी है और जमहूरियत को तकवीयत देनी है, और मुल्क को जो मसाइल है इक्तिसादी तौर पे और अवाम मसाइल है महंगाई की वजह से, इन सब को जो है खत्म करना जो है हमारा सबसे पहले जो होगा। अगर पहले जो हमारा मोटिव है, हमारा
इरादा ये है मियाँ साहब का कि वो आके इस मसले को हल करें। उनका जो इंतकाम की तरफ अभी ध्यान नहीं गया, ना उनका दिल है किसी से इंतकाम लेने का, ना मियाँ साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब की तबीयत है कि वो किसी से इंतकाम ले। तो ठीक है, यानी कि जो एहतसाब और साजिशियों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना, इस पर इतना फोकस नहीं है। बयानिया वही है कि वोट को इज्जत दो, पुराना बयानिया जो है उसी को लेकर उतरेंगे। क्या काबिल कबूल होगा? एहतसाब की बात की जाती थी तो जब इमरान खान भी इक़्तिदार में आए थे तो उनका भी ये नैरेटिव था कि जो चोर हैं, लुटेरे हैं और जो साजिशी हैं जिन्होंने मुल्क को खराब किया, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ये उसी तरह का बयानिया लग रहा है। नहीं, मैं आपको फरवा इसमें डिफरेंस बताती हूँ। इन्होंने, इमरान खान साहब ने पहले तो कौम को धोखा दिया कि उनको ये बार बार जो अपने ही उनके मुखालफीन थे उनको लेबल करना कि वो चोर हैं, डाकू हैं, और बार बार जो है जलसे जुलूसों में उनके नाम लेना, उनकी खवातीन को गलत स्टेटमेंट देनी। आप भी इस बात की जो हैं वो विटनेस हैं कि उन्होंने किस किस्म की बातें की, किस मियाँ साहब की बेटी के लिए भी। तो मैं ये समझती हूँ कि जब उन्होंने ये नाम लेते थे और लेबल करते थे तो वो उन्हीं को चोर कहते थे और उन्हीं को वो कहते थे लुटेरा। तो ऑब्वियसली फिर वो जब ये सिलेक्ट होके आए तो उन्होंने ये किया कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को या दीगर पार्टी के जो लोग हैं उनको जो है बिहाइंड बार्स जो है इंतकामी सियासत के तौर पे जो है उनको डाल दिया और कहा अवाम को कहने लगे कि ये हैं चोर, ये हैं लुटेरे। जो बाद में पता चला जी कि ये फैसले ही गलत थे। बाद में यही पता चला कि पनामा की जगह इकामा निकला। बाद में ये भी पता चला कि ये एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को जो है निकालने की साजिश की गई थी। ये भी पता चला कि ये इमरान खान जैसा शख्स सिलेक्ट होके आया है। फिर ये भी पता चला कि 9 मई वाला काम करके उसने नौजवानों को जो है वो गुमराह किया। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो इंतकामी सियासत है उसको तो परवान चढ़ाया इमरान खान साहब ने। अगर वो इंतकामी सियासत को परवान ना चढ़ाते तो आज अगर उनका फोकस इक्तिसादी हालात पे होता तो मुल्क जो है इस नहज पे ना पहुंचता जिस नहज पे वो उनको जो है पार्लियामेंट से में वोट आउट किया गया मजबूरन के ये ना करेंगे मुल्क को श्रीलंका बना दें, डिफॉल्ट में मुल्क चला जाए। तो इंतकाम पे इतना ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए इंसान किसी भी लीडर को। मैं उनको लीडर तो नहीं कहूंगी इमरान खान साहब को, लेकिन किसी को भी इतना इंतकाम पे नहीं करना चाहिए कि आप अवाम को बिल्कुल ही भूल जाएं, अवाम के मसाइल को भूल जाएं, आप करप्शन पे करप्शन करते जाएं, आप जो है तोशा खाना लूटते जाएं, आप जो है आपकी बीवी भी एक काम कर रहे हो, आपके बच्चे भी एक काम कर रहे हो। तो ये सारा कुछ ऐसा नहीं चलता। इसका भी एक दिन आता है जिसमें जो है इनका भी हमने देखा कि 16 महीने का भी हुकूमत रही है, इसमें जो फैसले किए गए वजीर खजाना सागदार की जो पॉलिसीज थी उन पर भी काफी तनकीद की और हमने देखा कि आवाम जो थी वो पिसती जा रही थी। कामरान मुर्तजा साहब आपके पास आऊंगी, कहिएगा जैसा कि अभी बात हो रही थी जो 16 महीने की हुकूमत रही, पीडीएम की जानिब से जो फैसले किए गए किसका जिम्मेदार ठहराते हैं? आवाम महंगाई के बोझ तले दब गए, क्या आवाम की खिदमत की जा सकी? देखिए, आप ये कह सकते हैं कि वो खिदमत जो हमने कहा था या जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी शायद नहीं हो सकी, मगर उसकी रीजंस के पीछे जाइए। रीजंस क्या है? रीजन ये है कि फर्ज करिए कि किसी को 16 महीने मिले और इसमें एक असम्बली आप पहले तोड़ दें और 2 असम्बली आगे तोड़ दें, और एक सदर के ऑफिस में एक ऐसा शख्स बैठा हो जो रोज आपके लिए डिस्टर्बेंस पैदा करता हो, अदालतों से रोज आपके लिए डिस्टर्बेंस पैदा होती हो, आप जो छोड़ के जाएं उसमें आपने एग्रीमेंट कुछ और किए हों और कीमतें आप उससे गिरा के गए हों, तो फिर उस सूरत में आपके लिए आपके पास क्या चॉइस थी? आपके पास चॉइस यही थी कि आप सर जब इमरान खान साहब से भी महंगाई के हवाले से कहते थे तो वो भी पिछली हुकूमत पर जिम्मेदारी डालते थे कि पुरानी हुकूमत गलत फैसले करके गई है जिसकी वजह से हमें ये फैसले करना पड़े। वो तो एक इल्जाम की बात है ना। इस 16 महीनों में या 17 महीनों में 3 असम्बलियां टूटी, दुनिया का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ या नहीं हुआ? ये तो आपको भी नजर आ रहा है ना। ये तो आपको भी नजर आ रहा है कि सदर साहब इस दौर में क्या करते रहे। ये तो आपको भी नजर आ रहा है कि 63 की जजमेंट जो है ना वो किस तरह की जजमेंट आई और उस नतीजे में जो है वो एक हुकूमत, चलती हुकूमत को चलता किया गया, उसके नतीजे में दूसरी हुकूमत आई, उसके नतीजे में फिर फर्दर जो है 2 असम्बलियां टूटी। तो जब इस तरह के हालात 15-16 महीने के अरसे में पैदा कर दिए जाएं तो आप
ये तो मुल्क है, आप क्या घर भी चला सकते हैं प्रॉपरली? तो ये डिस्टर्बेंस जानबूझ के पैदा की गई, इस नीयत के साथ पैदा की गई कि चूंकि हमारे मुखालिफिन कामरान साहब, अगर ऐसी बात थी तो अदम एतमाद के बाद फौरी इलेक्शन में क्यों नहीं गए? इलेक्शन में चले जाते, जैसे मौलाना साहब ने कहा कि उनको ये ऑफर थी कि आप हुकूमत करें, आप इलेक्शन में चले जाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी की बात मानते हुए जो है वो ये हुकूमत को है जो पूरा किया गया और इक़्तिदार में आया गया, इलेक्शन में चले जाते अदम एतमाद के फौरन बाद। ये आप ऑफर की बात नहीं है, ये हमारी कंटेंशन थी, ये JUI की ख्वाहिश थी कि इस तरह से हो जाए। इससे पहले हमारी ये भी ख्वाहिश थी कि हम असम्बली में ना बैठे, मगर जब आप दूसरों के साथ, जब आप माशरे में रह रहे होते हैं, जब आप एक दुनिया में रह रहे होते हैं, तो आपको लोगों के साथ मिलजुल के चलना होता है। जब आप इत्तेहाद का एक हिस्सा होते हैं तो आपको दूसरों की राय भी माननी पड़ती है, और वो राय जो है वो मानी गई। राय ये थी कि नहीं, इसको कंटिन्यू करा जाए। राय ये थी कि मुल्क को जो है वो डिफॉल्ट तक ना पहुंचने दिया जाए। अगर हम जो है वो इमीडिएटली इलेक्शन में चले जाएंगे और इसके नतीजे में अगर डिफॉल्ट हो गया तो फिर शायद ये 1000 रुपए का लेटर भी जो है ना, वो जो आज 300 रुपए में जो चीज मिल रही है वो आपको 1000 रुपए में भी नहीं मिलेगी। तो ये दूसरी पार्टीज का एक प्रेशर था या उनकी कंटेंशन थी, हमने उनके साथ एग्री किया, मगर हमारी जो बेसिक बुनियादी कंटेंशन थी वो यही थी कि इमीडिएटली इलेक्शन में चला जाया जाए, और उसका नतीजा यकीनन ये होता कि जो कुछ उसमें पहले हो चुका था उसका फायदा हमको होता, या 5 साल के लिए हम आते और 5 साल में ज्यादा बेहतर खिदमत कर सकते हैं, मगर वो अब तारीख का हिस्सा बन गया है। लेकिन इक़्तिदार में आए और वो खिदमत नहीं कर सके जो आवाम के लिए करनी थी। डिफॉल्ट से बचे, लेकिन अभी भी डिफॉल्ट के दहाने पर खड़े हैं। IMF के स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के ऊपर है, ये मुआहदा हो गया है। अगर आगे चल के ये नहीं होता, इलेक्शन नहीं होते, तो फिर भी मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर ही खड़ा है, अवाम मुश्किलात का शिकार है। इस पर भी आपसे मजीद बात करेंगे कामरान साहब। फिल वक्त ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद मैं आना चाहूंगी बहरामंद तंगी साहब, आपकी जानिब अपनी राय दीजिएगा। हमने देखा कि बिलावल भुट्टो पहले काफ़ी एग्रेसिव मूड में थे, बयानात भी दिए जा रहे थे, इंतखाबी मुहिम के हवाले से काफ़ी रैलियां निकाली जा रही थी। फिर पिछले दिनों वो लाहौर भी आए और हमने देखा कि यहाँ पर आकर उसके बाद काफ़ी ठंडा माहौल हो गया, चिल सीन हो गया। यहाँ पर आने के बाद CEC का इजलास भी हुआ, हमने देखा कि वो जो उनका एग्रेशन था वो एकदम ठंडा पड़ गया। क्या वजह है? हाँ का इंतजार है, हाँ हो नहीं सकी, क्या रुकावट हाइल हुई, बताइएगा जरा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए कैंपेन के लिए 10 दिन पहले जाते हैं तो आप ही लोग बैठ जाते हैं कि उनको स्पेस दिया हुकूमत बनाने की। अगर वो पंजाब जाते हैं तो उसके कैंपेन पे उंगलियां उठती हैं। अगर वो स्टेटमेंट देते हैं, देखिए वो पार्टी के चेयरमैन है, वो एक इंसान भी है और वो मुसलसल 24 घंटे काम करते हैं 16 महीनों में एज ए फॉरेन मिनिस्टर। तो आप कहना चाह रहे हैं वो रेस्ट करेंगे? नहीं, मेरे साथ आप एग्री करेंगे कि 16 महीने उसने एज ए फॉरेन मिनिस्टर उसने अपनी सीट के साथ इंसाफ किया। उसने ये नहीं देखा कि मियां साहब प्राइम मिनिस्टर है तो ये क्रेडिट, अगर इमरान ने पाकिस्तान के इमेज को जो नुकसान पहुंचाया था, उसने पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो साजिशें शुरू की थी, उसने हमारे सिक्योरिटी इदारों को कमजोर करने और तकसीम करने की कोशिश की थी, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले दिन से शुरू करके उसने 16 महीने मेहनत की। और ये मेहनत इसलिए नहीं की थी कि मैं फॉरेन मिनिस्टर हूं मुझे क्रेडिट जाए, बल्कि इस मुल्क के लिए, इदारों के लिए और महलूत हुकूमत प्राइम मिनिस्टर के लिए किया था। और पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे थे कि आपने पूरा टाइम हुकूमत को दिए हैं, लेकिन उस वक्त उसने पीपल्स पार्टी को टाइम नहीं दिया था, अपनी जिम्मेदारी को अपने मुल्क के लिए, अपने इदारों के लिए काम करता था। अभी वो फारिग हैं, वो एज ए चेयरमैन काम करते हैं। उसने पार्लिमानी बोर्ड बना दी, उसने कराची से लाहौर तक विजिट किया, मुख्तलिफ लोगों से मिले, जहां जहां जियाले शहीद हो चुके थे, जहां जहां जियालों के घरों पर फौतगी हो चुकी थी, छोटे अदना वर्करों के घरों पे फौतगी होके उनके घरों पे चले गए, वर्करों को इज्जत दी, एहतराम दिया, उनको मोबिलाइज किया। अभी 5 दिन के लिए वो दुबई गए थे, अभी इंशाल्लाह अनाउंसमेंट हो गई है, फिर एज ए चेयरमैन वो पूरे मुल्क के दौरे करेंगे। लेकिन
जो जिम्मेदारी दी है, पार्लिमानी बोर्ड को कंस्टिट्यूट किया है, अभी मैं इंशाल्लाह आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। यकीनन आप भी मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि जो हमने तरफ से एक्टिव उनको देखा था पिछले कुछ दिनों में, अब वो नहीं है। जब से वो लाहौर से वापस गए हैं, हमने उनके जो बिहेवियर है और जो मूड है उसमें कुछ चेंजेस देखे हैं। अब इसके पीछे क्या रीजन है? हाँ नहीं हो सकी, इशारे नहीं मिल सके, हम सब जानते हैं हाँ कहां से आती है। इस हवाले से कहिएगा, पीपल्स पार्टी विफाक में हुकूमत बना लेगी? मैं समझता हूं कि हर पार्टी की लीडरशिप की और वर्कर की, मैं पीपल्स पार्टी का वर्कर हूं, तो मैं इस शो से कहूंगा कि इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतेगी और बिलावल भुट्टो साहब वजीर आजम होंगे। ये मेरा कानूनी हक भी है, ये मेरा सियासी हक भी है, ये मेरा हलाकी हक भी है। क्या लेकर जाएगी पीपल्स पार्टी आवाम के पास वोट लेने? बयानिया क्या होगा पीपल्स पार्टी का? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया तो तकरीबन 55-56 साल से क्लियर है। हमने हमेशा इदारों को एहतराम और इदारों की मजबूती के लिए कानून साजी की है। हमने इस पार्लियामान को ताकत दी है और प्रेसिडेंट हाउस की ताकत को पार्लियामान में मुंतकिल किया है। हमने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन देकर इसको आपको और मुझे आज़ादी दी है। हमने तमाम सूबों को खुद मुख्तारी देकर उस सूबों के वसाइल को उन सूबों के अवाम पे खर्च करने की 18वीं तरमीम पास की है। तो पाकिस्तान की तारीख ये है कि उसने हमेशा आवाम के लिए काम किया है और पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हमेशा गरीब आवाम खुश होते हैं। आप देख लेंगे, मेरे साथ अग्री करें, आप मार्केट में जाएं, 100 बंदों से पूछ ले, जिसमें रेडी बान हो, जिसमें डेली वेजेस हो, जिसमें गरीब हो, जिसमें अमीर हो, आप उनसे पूछ ले कि किसकी हुकूमत में गरीब खुश होते हैं। वो आपको कहेंगे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में गरीब आवाम हमेशा खुश होते हैं। नौकरियां होती हैं, वहां पे गरीब आवाम की खिदमत होती हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस बयानी के साथ हम जाएंगे। पीपल्स पार्टी का बयानिया जमात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम अपना पुराना बयानिया लेकर आएंगे, जो हमारा 55 साल से 50 साल से जो बयानिया चल रहा है। नून लीग जो है उसकी जानिब से भी पुराना वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो लिया जा रहा है। मायजा हमीद साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूंगी। 2017 का बयानिया अपनाया जा रहा है आपकी जानिब से, इस हवाले से भी आपसे मैं जानूंगी कि बयानिया एक्चुअली क्या होगा। जो अभी हुकूमत गई है इसके अवाम को जवाबदेह कौन देगा अगर सबने पुराना बयानिया ही अपनाना है? इस पे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मायजा साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूंगी। कहिएगा, अभी जैसा कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जो बयानिया है वो वही है, वोट को इज्जत दो। कारकर्दगी 2017 के हवाले से बताई जाती है, पेट्रोल, चीनी, घी की जो कीमत थी वो सामने है। तो जो 17 महीने 16 महीने अब जो हुकूमत रही, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम रहे मुल्क के, जो फैसले किए गए, आवाम जिस हालात में अब है, इनका जिम्मेदार कौन है? ये बयानिया कहाँ गया? ये इसका जवाब कहाँ है? पहली बात तो ये है कि जो वोट को इज्जत दो का था हमारा नारा, वो हमने अब दोबारा जो है वो बयानिया हमने दोबारा अपनाया है। दरमियान में जो अपनाया था वो ये था कि हमने मईशत बचानी है, ना कि अपनी पार्टी की जो सा साख बचानी है, हमने मईशत बचानी है। तो जब हम 16 महीने में आए हुकूमत में, तो हमने जो है मईशत को तरजीह दी कि किसी ना किसी तरह जो IMF के साथ इमरान खान साहब जिस तरह के ब्लंडर करके गए थे, इसी तरह IMF के साथ जो मुआहिदा करके गए थे और जिन कड़ी शर्तों पे करके गए थे, उनको जो है वो उन शर्तों को थोड़ा सा ईज आउट करना, उनको जो है बेहतर करना, ताकि वो अवाम के ऊपर वो कड़ी शर्तें जो है उनका बोझ अवाम पे ना पड़े। तो हमारा प्राइमरी मोटिव ये था। दूसरा हमारा प्राइमरी मोटिव ये था कि हम चाहते थे कि मुल्क जो है डिफॉल्ट से जल्द से जल्द बच जाए और IMF के साथ हम जो है वो किसी न किसी तरह डील कर लें, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तानी पीपल, नॉट अवाम की कॉस्ट पे हमें ये ना करना पड़े। अब आप ये कहें कि हम वो बयानिया रखते कि जी हमने जो इलेक्शन में बयानिया रखना, वो हम इसलिए नहीं रखते क्योंकि देखें मैं दोबारा ये बात करूंगी कि 2018 में जो मियां नवाज शरीफ साहब को जब मुल्क से उनको वजीर आजम की सीट से उतारा गया, उस वक़्त के आप सारी कीमतें देख लें, महंगाई की शरह देख लें,
पेट्रोल की शरह देख लें, लोड शेडिंग के हालात देख लें, पावर प्लांट्स जो लगे वो अगर उनको भी कंपेयर कर लें, मैं वो फिगर उनके सारे बिल्कुल माइजा साहिबा, वो फिगर्स याद हैं, अवाम अब भूल चुके हैं। अवाम आपने इतना टाइम दिया भी मेरे भाई, नहीं अवाम बिल्कुल नहीं भूली। अवाम जिस तरह जोरों शोर से निकल रही है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए वेलकम के लिए, मैं समझती हूँ कि अवाम बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। अवाम को पता है कि कौन सा लीडर जो है इस मुल्क के लिए अच्छा है और कौन सा मुहिब्बे वतन लीडर है जो अवाम के लिए काम करेगा। उनको पता है मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई, उनको पता है कि कीमतें कब थी मियां नवाज शरीफ के वक्त में थी, उनको पता है डॉलर की तो जब शहबाज शरीफ का दौर था कब थी, स्टेबल थी। अब मैं आपको बता रही हूँ ना, शहबाज शरीफ साहब पंजाब में रहे, पंजाब जो है बेस्ट परफॉर्मिंग सूबा था। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को यहाँ आना पड़ा, यहाँ पे आके उन्होंने ये इस हुकूमत से, इमरानी हुकूमत से जान छुड़ाई, क्योंकि हमारा मुल्क जो है बदनाम हो चुका था, डिफॉल्ट में जा रहा था। किसी दिन भी हम डिफॉल्ट में जा रहे थे। ये इंसान अपनी याशियों में गुम था, लोगों को कभी जेलों में डाल रहा है, कभी जो है उनसे इंतकाम ले रहा है, कभी किसी की बेटी को डेथ सेल पे डाल रहा है, मियां नवाज शरीफ की बेटी को डेथ सेल में डाल रहा है। इसकी कंसंट्रेशन तो इधर रखी हुई थी। इसने कब कहा 3.5 हाफ ईयर काम किया। इसने तो सारे लोटे पार्टी में इकट्ठे करके इसको खुश करते रहते थे। इसने कौन सा काम ऐसा किया, मुझे एक गिनवा दें जिसमें जो है उसने आवाम को रिलीफ दिया हो। हमने तो चलो तो 4-5 गिनवा ठीक है आपने जो किया। अच्छा, अब मैं आपको सिर्फ एक मिनट उस तरफ आ रही हूँ। माइजा साहब 16 महीने की वक्त रह गया, 16 महीने फरवा जस्ट गिव मी 16 महीने में हमने मुश्किल से वो कड़ी शर्तें जो हैं उनको जो है वो ऐसी शर्तों में कन्वर्ट कराया जिसमें आम आवाम के ऊपर जो है बोझ कम पड़े। उसमें मियां साहब भी, शहबाज साहब भी कोशिश करते रहे, आपके सामने हैं, सागदार साहब भी कोशिश करते रहे, और फाइनली एक एग्रीमेंट में हमने रीच किया जिससे जो है अभी इससे ज्यादा कई कड़ी शर्तें थी और उसमें जो है ठीक है कड़ी शर्तें थी और किसी हद तक बचा लिया गया है। आप ये कहना चाह रही हैं कि नून लीग ने फिर भी किसी हद तक डिफॉल्ट से बचा लिया है। बहरामन तंगी साहब आपकी जानिब आऊंगी और जाते जाते एक बात पर रोशनी डालिएगा जो साबिक चीफ जस्टिस है अमृता बंदयाल, उनकी जानिब से जो नैब तरमीम का फैसला दिया गया था उसके बाद अब नैब केसेस खुलना शुरू हो गए हैं और सबसे पहला कुर्रा राजा परवेज अशरफ के नाम निकला है। आपको क्या लगता है ये पीपल्स पार्टी को कौन निशाना बनाना चाह रहा है? देखिए, पीपल्स पार्टी की एक ही स्टैंड है और वो ये है कि अगर नैब के केसेस बनते, हमने तमाम सेकंड थर्ड लीडरशिप ने इंक्लूडिंग जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने तमाम उन केसेस को वेलकम किया है। हमने अदालतों को फेस किया है। हमने पाकिस्तान की अदालतों से 20 साल के बाद आसिफ अली जरदारी साहब बाइज्जत बरी भी हो चुके हैं। ठीक है, बाइज्जत बरी हो चुके हैं। माजरत तंगी साहब, वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफिज।